So hello everyone, we are going to analyze the Hindu newspaper for 11th फरवरी। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके द हिंदू न्यूज़पेपर में और उसका हम वन बाय वन एनालाइज करेंगे। तो पहला अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे न्यूज़ है आपका सेबी को लेके। ठीक है, आपको पता है कि रिसेंटली हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आने के बाद में स्टॉक मार्केट में हलचल मची हुई है और उस हलचल की वजह से जो आपके इन्वेस्टर होते हैं, स्पेसिफिकली आपके जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनका बहुत सारा पैसा डूब गया है। और यहाँ तक न्यूज़ है कि वहाँ पे 10 to 15 लाख करोड़ जो है वो इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया है। तो यहाँ पर आपके जो सुप्रीम कोर्ट है वो हरकत में आए हैं और उन्होंने बोला है कि सेबी को कुछ इंक्वायरी करनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे बात है रिटेल इन्वेस्टर की, यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टर है उसका ट्रस्ट जो है मार्केट में क्या होगा, वो लूज होगा। और अगर उसका ट्रस्ट वहाँ पे लूज होगा तो उसकी वजह से फिर मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को बोला है कि आप इस टाइप का कोई रेस्पॉन्स आप बताइए, आपने क्या इंक्वायरी कंडक्ट की। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेबी की, देखिए अगर आप सेबी की प्रियम्बल देखते हैं तो प्रियम्बल सेबी की क्या बोलती है, प्रियम्बल बोलती है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मेन जो हमारा फंक्शन है वो है प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो अगर मार्केट में इस टाइप की वोलेटिलिटी है, कहीं पे बहुत बड़ी उथल पथल हुई है, तो सेबी का काम है कि यहाँ पे अपनी कोई ना कोई रिपोर्ट दे। ये नेचुरली अगर आप देखेंगे ये होना चाहिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने भी अब बोला है रेस्पॉन्स के लिए, तो सेबी हरकत में आएगी और सेबी अपना काम करेगी। आज हम बात कर लेते हैं सेबी की। ये बेसिकली क्या है, आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। अगर मैं इसकी पावर्स की बात करूं, इसके स्टेब्लिशमेंट की बात करूं, तो ये एक आपकी कैसी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि कोई भी आपके पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेबी आपकी 12 अप्रैल 1992 में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। बट क्या इससे पहले नहीं थी? नहीं, आप बोलेंगे जो इसका एग्जिस्टेंस था वो कब से था, 1988 से। बट यहाँ पे एक एक्ट आया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, और उसके थ्रू इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया। अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है। और अगर मैं पावर की बात करता हूं तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्वाजी लेजिस्लेटिव एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी। देखिए क्वाजी लेजिस्लेटिव बॉडी क्या होती है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास में लॉ मेकिंग की क्या है, पावर है, बट वो फुल्ली लॉ मेकिंग की पावर नहीं है, वो स्मॉल डेलीगेटेड पावर्स है। डेलीगेटेड पावर का मतलब है कि पर्टिकुलर जैसे हमारी लेजिस्लेचर है, यूनियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट जो हमारी है, पार्लियामेंट ने कुछ अथॉरिटी दे दी सेबी को कि आप इन पर्टिकुलर जो है रूल्स के रिगार्डिंग कोई भी पर्टिकुलर लॉ लेके आ सकते हैं। और दूसरी जब मैं बात करता हूँ क्वाजी जुडिशियल की, क्वाजी जुडिशियल कैसे फंक्शन होते हैं, जो पूरी तरीके से जुडिशियल फंक्शन नहीं होते, वहां पे भी कुछ डेलीगेटेड जुडिशियल पावर्स होती है कि आप इस मैटर में एज ए सिविल कोर्ट वर्क कर सकते हो, आप समन कर सकते हो किसी को, आप वहां पे उनसे कोई रिकॉर्ड मंगा सकते हो, कोई एविडेंस अपने सामने प्रस्तुत करा सकते हो, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को बोल सकते हो कि आप यहाँ पे प्रेजेंट हो रहे। ठीक है, तो ये कुछ पावर्स होती है जो आपकी डेलीगेटेड पावर रहेंगी। तो यहाँ पे क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी लेजिस्लेटिव बॉडी है। बट अगर आप ओवरऑल देखें, आप अक्रॉस द ग्लोब देखें, तो सेबी को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी माना जाता है अगर आप पावर्स की बात करते हैं। अब सेबी की वर्किंग क्या है वो नहीं है, उस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां पे कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं। बट अगर आप लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो सेबी के पास में सफिशिएंट पावर है किसी भी टाइप की रिपोर्ट को एग्जामिन करने को, चाहे वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उस पर उसका क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, सेबी के पास सफिशिएंट पावर है। ऐसा नहीं है कि सेबी के पास पावर नहीं है। जैसे हम कैग की बात करते हैं, जब कैग की बात करते हैं तो वहां पे पावर नहीं है कैग के पास में कि वो पूरी तरीके से हर चीज को एनालाइज करे। आपने देखा होगा कि बहुत बार बोला जाता है कि अगर वो एनालाइज भी करती है, रिपोर्ट भी बनाती है, तो वो कोई डिसीजन इस टाइप से नहीं ले सकती। बट सेबी के पास में क्वाजी लेजिस्लेटिव एंड क्वाजी जुडिशियल पावर है। तो अगर मैं सिक्योरिटी मार्केट की बात करता हूं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर द रेस्पॉन्स ओवर अडानी स्टॉकफॉल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली ये कोई स्मॉल स्केल पे नहीं हुआ है, ये बहुत ही लार्ज स्केल पे हुआ है। और जो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बहुत बड़ा लॉस हुआ है इन्वेस्टर को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई इस टाइप की न्यूज आई हिंडनबर्ग को लेके, तो आपकी ओपिनियन भी किस पे बेस्ड होनी चाहिए कि यहाँ पे सेबी है वो अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद में आप उस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। उससे पहले चाहे मीडिया रिपोर्ट्स हो, कोई भी न्यूज हो, उसके बेसिस पे आपको अपना क्या नहीं बनाना, अपनी ओपिनियन फॉर्म नहीं करनी। ठीक है, so this was about this news. The second news is about SSLV.
आपको पता है कि 10 फरवरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट दिन था इसरो के लिए, इंडिया के लिए। वो इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि इसरो ने अपना स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है उसके थ्रू 3 इंपॉर्टेंट सैटेलाइट को कहां पे? आपके लियो में भेजा है। लियो है आपका लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। कहां पे भेजा है? आपका SSLV। ये SSLV का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसके थ्रू इन्होंने क्या भेजा है? 3 सैटेलाइट को, स्मॉल सैटेलाइट को लियो ऑर्बिट में भेजा है, ठीक है। लियो ऑर्बिट बेसिकली आप यहां पे देख सकते हैं 3 सैटेलाइट है। पहला है आपका EOS 07, ये है आपका अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ये इंडिया की सैटेलाइट है। फिर आपकी USA की है जनुस 1। फिर आपकी सैटेलाइट है, थर्ड आपकी सैटेलाइट है आजादी सैटेलाइट, दैट इज ऑफ स्पेस किड्स, ठीक है। तो ये 3 सैटेलाइट है, 2 अपनी सैटेलाइट है और एक आपकी USA की सैटेलाइट है। और ये सारी सैटेलाइट क्या है? ये स्मॉल सैटेलाइट है। देखिए, अगर मैं SSLV की बात करता हूं तो ये SSLV का सेकंड मिशन था, ये SSLV का सेकंड मिशन था। और 2023 में इसरो का ये फर्स्ट मिशन है, ठीक है। 2023 में इसरो का ये फर्स्ट मिशन है और SSLV का ये सेकंड मिशन था। अब इसके अगर बाकी चीजों के बारे में बात करें तो यहां पे आपको स्लाइड में देखने को मिलेगा कि ये जो पर्टिकुलर मिशन था आपका, इसमें जो ये तीनों सैटेलाइट है ये आपके कहां पे भेजी गई? 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट में, लियो लो अर्थ ऑर्बिट। देखिए डिफरेंट टाइप के ऑर्बिट होते हैं, पोलर ऑर्बिट होते हैं, सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं, फिर आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं। मैं स्पेसिफिकली अगर बात करूं, आप 3 टाइप से इसको डिवाइड कर लेना। ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं, सैटेलाइट आपकी कहां कहां पे भेजी जाती है? लियो में भेजी जाती है 4, ठीक है। फिर आपका लियो होता है लो अर्थ ऑर्बिट। फिर अगर और अपर जाएंगे आप, मीडियम में भेजे जाते हैं, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। फिर आपका जो आपका जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस होती है, वे हायर ऑर्बिट होते हैं, वो अराउंड आपका 37500, मतलब 37,500 किलोमीटर तक का, ठीक है, जियो स्टेशनरी अगर मैं ऑर्बिट की बात करूं। तो यहां पर डिफरेंट ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजी जाती है। मोस्टली जो आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती है, ये जो हायर ऑर्बिट में भेजी जाती है, ये क्या है आपका? ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है। और जब मैं लोअर ऑर्बिट की बात करता हूं तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट होती है आपकी, जो मॉनिटरिंग के लिए है, रिसोर्स मॉनिटर करने के लिए या फिर कार्टोग्राफिक पर्पज के लिए। तो वो सैटेलाइट कहां पे भेजी जाती है? आपके लोअर ऑर्बिट में। और ये जो पर्टिकुलर मिशन था इसरो का, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए पहले तो डेमोन्स्ट्रेशन मिशन था। इसका मतलब कि यहाँ पे इसरो जो है अपने आप को एज ए कमर्शियल हब की तरह प्रमोट करना चाहता है इंडिया को, कि इंडिया में लोग अपनी अगर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च करना चाहते हैं तो हमारे पास एक स्पेसिफिक लॉन्च व्हीकल है जिसके थ्रू हम कितना 500 kg से कम की सैटेलाइट को लॉन्च कर सके, स्मॉल सैटेलाइट को लॉन्च कर सके। इसमें आपके माइक्रो, मिनी, नैनो सैटेलाइट्स आएंगी जो कि आपकी कहां तक? आपके 500 kg, ठीक है। 500 kg तक आपकी सैटेलाइट जितनी होगी वो आपकी किस में आएगी? ये आपकी स्मॉल सैटेलाइट में आएगी। तो उनको लॉन्च कर सके ऐसा एक लॉन्च व्हीकल बनाया है इसरो ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। स्पेसिफिकली अगर जैसे आपने देखा कि पिछले 5-10 सालों में इसरो अपने आप को क्या बना रहा है? इसरो यहाँ पे इंडिया में एक स्पेस कमर्शियल हब बनाने की कोशिश कर रहा है और उसी में ये उनका एक बहुत ही अच्छा प्रयास है और ये मिशन सक्सेसफुल है, तो आगे अपॉर्चुनिटी और बढ़ेगी। The third news is about judicial review। देखिए फिर से आपको पता है कि आपका जो कॉलेजियम सिस्टम है वो न्यूज में है और बहुत सारे कारण उसके हैं, जैसे कि वहां पे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात की गई कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसकी वजह से इशू आ रहे हैं, डिले हुआ, पेंडिंग ऑफ। अगर आप देखें तो इंडिया में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत सारी वैकेंसी पेंडिंग है। हाई कोर्ट की मैं बात करूं तो 30 to 40% जो आपकी सीट्स है वो वैकेंट है। तो कॉलेजियम सिस्टम के हमेशा उसके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव
वर्सेस जुडिशरी जो है वो पिछले आपने पूरे अगर मंथ की न्यूज आप उठा के देखे तो कोलिजियम सिस्टम पे ढेरों आर्टिकल आपको मिलेंगे। बट यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर कोई भी कैंडिडेट कोलिजियम सिस्टम उसको रिकमेंड करता है तो वहां पे उस कैंडिडेट की सुटेबिलिटी को हम नहीं जुडिशियल रिव्यू के थ्रू चेक कर सकते। अब आप बोलेंगे सर ये जुडिशियल रिव्यू क्या है, तो मैं आपको बता दूं जुडिशियल रिव्यू एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है, किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। अब ये क्या करता है यहाँ पे कोर्ट जुडिशियल रिव्यू एक टाइप ऑफ पावर आप मान लीजिए, एक्सरसाइज मान लीजिए, जिससे आपका जो कोर्ट है हायर कोर्ट, हाई कोर्ट और आपका सुप्रीम कोर्ट ये क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी डिसीजन मेड बाय एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। सिंपली अगर माने तो जो आपका एग्जीक्यूटिव ने डिसीजन लिया है और आपका जुडिशरी ने डिसीजन लिया है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक करते हैं। मैं आपको और अच्छे से इसको समझा देता हूं। देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू की, तो आपको पता है कि इंडिया में गवर्नमेंट को आप 3 टाइप से डिवाइड करेंगे। आपका यहाँ पे लेजिस्लेचर होगी, एग्जीक्यूटिव होगी और ये आपका जुडिशरी होगी। तो यहाँ पे लॉ मेकिंग पावर है, यहाँ पे लॉ इंप्लीमेंटेशन है और ये क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। ये क्या है, आपका जुडिशरी के पास कौन सी पावर है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। और जब आप लॉ की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो अगर इन दोनों अथॉरिटी ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, बेसिक जो आपका लॉ है इंडिया में, उसको वोलेट कर रहा है, तो ये क्या करता है जुडिशरी, इस इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के थ्रू वो चेक करेगा कि क्या ये कंपेटेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के या नहीं। तब अगर वो नहीं होगा उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, उसी में आपने देखा होगा कि डिफरेंट इन्वेंशन हुए, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया और डिफरेंट अदर भी जो ऑब्जर्वेशन थे कि क्या इन दोनों के एक्शन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे है या नहीं है, ये चेक करता है आपका जुडिशरी। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू बेसिकली चेक करती है अथॉरिटी को, किसकी, आपकी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव। बट यहाँ पे बात आई कोलिजियम सिस्टम को कोई डिसीजन है उसको भी चेक कर सकता है, तो जुडिशियरी ने बोला है नहीं, कोलिजियम सिस्टम के रिकमेंडेशन को जुडिशियल रिव्यू के थ्रू हम चेक नहीं कर सकते। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कि जुडिशियल रिव्यू एक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर भी है, जो कि आपका इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में आपको बताया गया था कि ये जुडिशियल रिव्यू का पार्ट है। उसके बाद में डिफरेंट अदर मिनर्वा मिल केस में भी ये बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू इज ए पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करूं तो आपका आर्टिकल 13 जो है पावर देता है जुडिशियल रिव्यू के। डिफरेंट अदर आर्टिकल भी है बट बेसिक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 13। ठीक है, तो इसमें आगे भी जुडिशियल रिव्यू पे मैं आप डिटेल में लेक्चर दूंगा, तो अभी इसको यहीं पे एंड करते हैं। और सेकंड, अब हमारा एक न्यूज है मीडिया की फ्रीडम से रिलेटेड। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस की जब मैं इंडिया में बात करता हूं तो यहाँ पे कोई आपके संविधान में डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है। ये आपका अगर आप आर्टिकल 19 पढ़ते हैं तो आर्टिकल 19 में क्या है, आर्टिकल 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जब मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता हूं तो वहीं पे एक इम्प्लाइड राइट है, वहीं पे एक राइट है जिसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। ठीक है, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, संविधान सभा, उसकी स्पीचेज उठा के देखें तो वहां पे भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी स्पीच दी थी और उसमें उन्होंने बोला था कि जब मैं इंडिविजुअल की फ्रीडम एंड स्पीच की बात करता हूं तो उसी के अंदर मीडिया की फ्रीडम भी आती है। और उसके बाद में आज सुप्रीम कोर्ट ने रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में बोला था कि ये जो आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस है ये इंटीग्रल है किसके, आर्टिकल 19 के। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये डायरेक्ट प्रोविजन है, आप बोलोगे नहीं, कोई डायरेक्ट प्रोविजन नहीं है। ये कहां पे है, आपका आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में ये इंप्लाइड है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी आपका इम्बाइब किए हुए है। ठीक है, और यहाँ पे केस क्या है, तो अगर आप न्यूज़पेपर देखेंगे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, डिसमिस किया है। एक पर्टिकुलर हिंदू सेना जो थी उसने एक प्ली डाली थी कि जो बीबीसी है उसकी ब्रॉडकास्टिंग इंडिया में बैन कर दी जाए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये नॉनसेंस है, ये तो टोटली आप अटैक कर रहे हैं बिना किसी लॉजिकल बेसिस पे। देखिए आपको पता है कि बीबीसी की कंट्रोवर्सी हुई थी, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री थी, उससे रिलेटेड देखिए चीजें अलग है। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इस राइट की भी बात करता हूँ, क्या ये राइट क्या है, ये राइट एब्सोल्यूट है, आप बोलेंगे नहीं, देयर इज नो एब्सोल्यूट राइट ऑफ फ्रीडम
ऑफ प्रेस। क्यों नहीं है एब्सोल्यूट? क्योंकि आपके पास है आर्टिकल 19 क्लोज 2, ये आपके संविधान में आर्टिकल है, ये बोलता है कि देयर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन ग्राउंड्स। वो ग्राउंड्स क्या होंगे? मान लिया आप मीडिया में कुछ ऐसी रिपोर्ट आती है कि जिससे इंडिया और किसी कंट्री के बीच के जो फ्रेंडली नेशन है उसके बीच में जो रिलेशन है उसको क्या होता है, उसको इंपैक्ट करती है। क्या वहां पे फ्रीडम आप दोगे उसको? आप बोलोगे नहीं, वहां पे आपको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अगर कोई मीडिया में कोई पर्सन पर्टिकुलर इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी पे अटैक करता है, क्या आप फ्रीडम दोगे? आप बोलोगे नहीं, फ्रीडम दोगे। अगर मीडिया में कोई ऐसी रिपोर्ट है जो आपके कोर्ट को कंटेम्प्ट करती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वहां पे फ्रीडम दोगे? नहीं दोगे। अगर इंडिया में मीडिया में कुछ ऐसी रिपोर्ट आती है जो मोरालिटी और जो पब्लिक मोरालिटी और डिसेंसी को वोलेट कर रही है, वहां पे आप फ्रीडम दोगे? बोलोगे नहीं देंगे। ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा होता है कि सिक्योरिटी ऑफ की स्टेट की सिक्योरिटी है, उसका वोलेशन है, आप फ्रीडम दोगे? नहीं दोगे। तो सर ये राइट जो है एब्सोल्यूट नहीं है। बट बीबीसी ने बोला कि यहां पे आप पूरी तरीके से आप बैन करना चाहते हैं बीबीसी को, ये लॉजिकल नहीं है। रेस्ट्रिक्शन है मीडिया पे, बट आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा बीबीसी को बैन कर दो। हो सकता है उनकी कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री सच में ही अटैक हो इंडिया में, वहां पे आप उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्री को, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बैन कर दिया, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को, अभी पर्टिकुलर केस भी है वो चल रहा है बट सब जुडिस मैटर है, बट अब तक अगर हम बात करते हैं उसको रिजेक्ट नहीं किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इलीगल का, क्योंकि वहां पे था कि सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अटैक है। बट अगर आप टोटल बीबीसी को बैन करने की बात करते हैं तो ये लॉजिकल नहीं होगा। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में सिंपल कोई पर्टिकुलर चीज आ सकती है, पर पूरा मीडिया हाउस को बैन करना लॉजिकल नहीं है, यही आपके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। आपका नेक्स्ट और लास्ट न्यूज है, यू कैन सी हियर कि अभी 5.9 टन जो आपका डिपॉजिट है मिला है कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो आपका जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे 5.9 टन किस चीज का मिला है? आपके रिजर्व मिले हैं लिथियम के। ठीक है, लिथियम के रिजर्व मिले हैं। तो इसकी वजह से क्या है, वहां के जो ये बहुत स्पेशल न्यूज है। और ये न्यूज स्पेशल क्यों है? क्योंकि देखिए लिथियम को आप समझिए, लिथियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है और कुछ ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लिथियम का यूज बहुत ही एसेंशियल है अभी के टाइम में। तो अगर मैं बात करूं लिथियम की सिंपली, तो लिथियम का सिंबल आपको पता है, और अगर मैं इसके एटॉमिक नंबर की बात करूं तो ये है आपका 3। तो ये लाइटेस्ट सॉलिड मेटल, देखिए सॉलिड मेटल मैंने लिखा है। देखिए आपको पता है कि मेटल कुछ लिक्विड भी होते हैं। कौन से मेटल लिक्विड होते हैं? आपका जैसे मरकरी है, लिक्विड है। ठीक है, तो कुछ मेटल लिक्विड भी होते हैं। तो ये आपका लाइटेस्ट सॉलिड मटेरियल है, ये हाईली रिएक्टिव है, फ्लेमेबल है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप लिथियम को ऐसे ओपन एयर में रख दोगे, ऐसा हो सकता है कि वो रिएक्ट करके एयर से एक्सप्लोड हो जाए। ठीक है, तो फ्लेमेबल भी है। तो लिथियम के कुछ ऐसी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। बट अब सिविल सर्विस में क्या आपके लिए जानना जरूरी है कि लिथियम का जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है एरोस्पेस इंडस्ट्री, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है वहां पे है। वहां पे क्या यूज है इसका? वहां पे यूज है इसका लिथियम आयन बैटरी का, आपने नाम सुना होगा, लिथियम आयन बैटरी। ये किस टाइप की बैटरी है? ये आपकी रिचार्जेबल बैटरीज है, रिचार्जेबल। ठीक है, तो ये आपके रिचार्जेबल बैटरीज है। यहाँ पे आपको पता होगा जो आपके गैजेट्स यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और बाकी डिफरेंट एप्लीकेशन जो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, वहां पे ये बैटरी बहुत यूज की जाती है। ठीक है, ये बैटरी का यही पर्पज है। और इसमें आपको पता है कि अभी हम डिफरेंट बैटरी लेके आ रहे हैं, चाहे वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टाइप बैटरी हो, अदर बैटरी, इसको रिप्लेस करने के लिए। वो क्यों? क्योंकि लिथियम आयन का वैसे आप देखा जाए तो ये एक्सपेंसिव है थोड़ी, और जो इसको चार्जिंग टाइम है वो भी ज्यादा है। तो उन सब लूप होल्स की वजह से हम इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं, बट स्टिल इसका एप्लीकेशन बहुत ही वाइड है। इस वजह से अगर हमें इतना टन लिथियम मिला है तो ये इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया क्या करना चाह रहा है? इंडिया अपने आप को एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब प्रमोट करना चाह रहा है। इंडिया काउंटर करना चाह रहा है, चाइना को रिप्लेस करना चाह रहा है। तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करेगा। ठीक है, और अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो सबसे अगर हाईएस्ट लिथियम कहां पे मिलता है? आपका मिलता है इस कंट्री में, चिली कंट्री जो है आपकी साउथ अमेरिकन कंट्री। और यहां पर आप ये देख सकते हैं, इसको बोला जाता है आपको लिथियम ट्रायंगल। ये बोलीविया और अर्जेंटीना और चिली, ठीक है, साउथ अमेरिका में। और ये आपका फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी सेकंड लार्जेस्ट, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, आप चेक कर लेना। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर के अलावा आपका मांड्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका, वहां पे भी लिथियम पाया जाता है। तो आज का न्यूज इतना ही था। सो थैंक यू सो मच।